खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। हमारे साथ रहेंगे न्यूज़ वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। केंद्र सरकार से समय पर अनुदान की राशि नहीं मिल पाने से बुजुर्गों और निशक्तजनों को काफी विलंब से पेंशन मिल रही है। गरीब बुजुर्गों की पेंशन के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 250 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं मिली है। सामाजिक न्याय विभाग गरीब बुजुर्गों और निशक्तजनों को नगरीय निकायों, जिला और जनपद पंचायतों के माध्यम से पेंशन वितरित करवाता है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। और उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और जिस तरह से बात की जाए पेंशन को लेकर, किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं जो पेंशनधारी उनको लेकर, और क्या कुछ सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है? कमल, ये जो गरीबों को, निःशक्तजनों को राज्य सरकार पेंशन देती है, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अनुदान होता है। इसमें 60% जो है केंद्र सरकार का अनुदान रहता है, जबकि 40% राज्य सरकार का अनुदान रहता है। जो पेंशन गरीबों को और निःशक्तजनों को बांटी जाती है। तो इसमें जो केंद्र सरकार से अनुदान आना है, तो केंद्र सरकार से लगभग 260 करोड़ की राशि बुजुर्गों को विभिन्न जो अलग अलग पेंशन दी जाती हैं और निःशक्तजनों को, और जो राष्ट्रीय परिवार सहायता, ये सब चीज़ों में जो पेंशन दी जाती है, तो इनमें जो हितग्राहियों को देने के लिए केंद्र सरकार से जो अनुदान आना था 260 करोड़ की राशि का अनुदान, ये राज्य सरकार को नहीं मिला है। इसके चलते जो है बुजुर्गों को और निःशक्तजनों को जो पेंशन दी जा रही है वो करीब 2 महीने पीछे विलंब से चल रही है। जो अभी है वो फरवरी की पेंशन, जो अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, और फरवरी की पेंशन बुजुर्गों को मिल पाई है। तो इसके चलते जो हालांकि बहुत कम राशि मिलती है पेंशन में, बावजूद इसके उनको जो थोड़ी बहुत राहत होती है वो भी, उससे वो महरूम हो रहे हैं। तो इसके चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये विधवा पेंशन जो योजना है उसमें 235 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलना थी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से केवल 197 करोड़ 11 लाख की राशि ही मिली है। इसके अलावा परिवार सहायता योजना में 35 करोड़ मिलना थे, इसमें अभी फूटी कौड़ी राज्य सरकार को नहीं मिली है। जब वृद्धावस्था, इसी तरह जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसमें 686 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलना थी, लेकिन इसमें अभी कुल 506 करोड़ 71 लाख की राशि ही मिली है। गरीबी रेखा से नीचे के जो जीवन यापन करने वाले हैं उसमें 18 से 79 वर्ष की आयु के जो निःशक्तजन हैं उनको पेंशन देने का प्रावधान है। इसी तरह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से जो है 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को 200 रुपये केंद्र सरकार देती है और 200 रुपये राज्य सरकार देती है। इस तरह कुल माफ़ कीजिएगा, 200 रुपये राज्य सरकार देती है और 400 रुपये केंद्र सरकार देती है। तो इस तरह से 600 रुपये की राशि पेंशन में दी जाती है। जी बिल्कुल उमेश जी। और जिस तरह से बात की जाए पेंशनधारियों को लेकर, क्योंकि विलंब से पेंशन मिल रही है, उनको कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार से 250 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है वो अब तक नहीं मिल पाई है। तो यही वजह मानी जाए कि पेंशनधारियों को जो है पेंशन इसी वजह से देरी से मिल रही है, और इसके पीछे क्या कुछ कारण है कि केंद्र सरकार से अभी तक जो अनुदान राशि नहीं मिली है? जी हाँ कमल, केंद्र मुख्य कारण यही है, जो केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलना चाहिए था वो अनुदान नहीं मिला, जिस वजह से राज्य सरकार अपना अनुदान तो दे रहा है लेकिन केंद्र सरकार का अनुदान नहीं आ रहा है। इस वजह से जो वृद्धजनों को और निःशक्तजनों को पेंशन मिल रही है वो 2 महीने विलंब से मिल रही है। और रहा सवाल केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार और भी दूसरे विभागों में जो फंड आना चाहिए वो बहुत कम आ रहा है। जीएसटी की जो कलेक्शन के राज्य सरकार का भी हिस्से का जो केंद्र सरकार करता है उसमें काफ़ी कम आया। अन्य राज्यों में भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि केंद्र सरकार से राशि कम मिली है। तो इसी तरह जो सामाजिक न्याय विभाग में भी जो ये पेंशन की राशि दी जाती है, इसके लिए जो सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलती है वो भी विलंब से मिल रही है अन्य विभागों की तरह। तो उस वजह से सामाजिक न्याय विभाग को जो है वृद्धजनों को, निःशक्तजनों को
जो पेंशन दी जाती है उसमें खासी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल उमेश जी, और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और ऐसे में हर एक देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। यहाँ हमारे देश की बात की जाए तो देशों की प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को लेकर पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जारी है। तो किस तरह देखा जाए इस अनुदान राशि को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से विलंब तो होता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना से जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है विलंब होने को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। पूरा साल कोरोना में गया, इसके चलते जो केंद्र सरकार को भी अलग अलग मदों में, चाहे वो आयकर से हो, जीएसटी से हो या और दूसरे भी मदों से जो आय होती है केंद्र सरकार की, उसमें भी खासी कमी देखी गई है। तो अब चूंकि केंद्र सरकार को भी फंड कम मिला है, हालांकि केंद्र सरकार के पास पुराना और भी फंड है, लेकिन और भी दूसरी योजनाओं में केंद्र सरकार को देना होती है राशि, तो केंद्र सरकार की भी आय कोरोना के चलते कम हुई है, उसके पास भी फंडिंग कम हुई है। तो इस वजह ये भी एक कारण है जो योजनाओं में राशि का जो सब्सिडी है वो विलंब से आ रही है जी, ये एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, और अभी तक इस बात को लेकर कोई जानकारी, कोई खबर निकलकर सामने आ पाई है कि अगर सरकार, केंद्र सरकार से जो भुगतान होना है कब तक हो जाएगा और किन मदों में होगा? केंद्र सरकार को ये जो गरीबों से जुड़ी हुई योजना है इनमें तो तत्काल राशि दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा केंद्र सरकार को जरूर वो रकम ज्यादा दिख रही है, लेकिन जो हितग्राहियों को मिल रही है वो मात्र 600 रुपये महीने की राशि मिलती है। अब यदि केंद्र सरकार जो अनुदान नहीं देती है तो ये जो गरीब बुजुर्ग रहते हैं, निःशक्त जन रहते हैं, जिनको मात्र 600 रुपये महीने की पेंशन मिलती है सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, तो उससे भी बेचारे वो महरूम रहते हैं। तो केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि जो सब्सिडी की राशि है कि वो यदि समय पे दे दें तो जो बुजुर्ग हैं और निःशक्त जन हैं उनको समय पे जो भी थोड़ी बहुत राशि मिल रही है जी। हालांकि अन्य राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेके और दूसरी जो पेंशन है इनकी राशि बहुत ज़्यादा है और यहाँ कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ इजाफा हो। चलिए बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है कि जल्द भुगतान हो केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि 2 महीने विलंब से पेंशनधारियों को पेंशन मिल पा रही है और ऐसे में सरकार अब देखते हैं क्या कुछ कदम उठाती है। करीब 21 लाख कमर जो हैं हितग्राही, एक बहुत बड़ी संख्या है बिल्कुल जो विलंब से उनको मिल रही है। चलिए बिल्कुल उमेश जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेंगे अगली खबर इनसाइड स्टोरी में। और अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राजस्व अधिकारियों को अब अपनी अदालतों में दिए फैसलों पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने का डर नहीं सताएगा। अभी तक राजस्व अफसरों के द्वारा अपनी अदालतों में दिए गए फैसलों में अक्सर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इसी विषय पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, राजस्व विभाग को लेकर बात की जाए, एफआईआर का जो डर बना रहता था वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है, कुछ बदलाव की बात निकलकर सामने आ रही, क्या है बदलाव? कमर, जिस तरह से जो अदालतें लगती हैं और वहाँ जज बैठते हैं और फैसले देते हैं, उसी तरह से ठीक राजस्व अधिकारी जो होते हैं, जिसमें नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं, तो इनकी भी अदालत लगती है। इनके पास जो है जमीनों से जुड़े हुए मामले जाते हैं, जिसमें जमीनों का सीमांकन है, बटांकन है, नामांतरण है, इनसे जुड़े हुए विवादित मामले जाते हैं और नाम परिवर्तन से लेके और बहुत सारी ऐसे जमीनों से जुड़े, राजस्व से जुड़े मामले नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो कोर्ट लगती है, इनकी भी कोर्ट लगती है, इनको भी न्यायिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी तक क्या था कमर जी, कि इनके द्वारा जो फैसले दिए जाते थे उसके खिलाफ अदालतों में, जो जिला अदालत हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे वो चैलेंज किए जाते थे। जब वो वहाँ चैलेंज होते थे तो जो नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जो आदेश दिए हैं तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई हो जाती थी। जबकि अदालतों में जो निर्णय दिए जाते हैं, चाहे वो जिला अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और यदि उनके खिलाफ ऊपर की अदालतों में फैसला आता है तो उन जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जी। लेकिन यहाँ पर जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे देते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। तो राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, तो अब इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। इसमें पूरी तरह से नियमों में संशोधन कर दिया, तो अब इनके खिलाफ भी बिल्कुल, और इनको जजों की तरह
ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल, राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अब न्यायालय फैसलों में क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होंगे, इससे मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आगे की जो कार्रवाई होगी उमेश जी, उसमें पारदर्शिता और ज्यादा बेहतर तरीके से अब सामने आएगी। क्या लगता है जिस तरह से डर मुक्त माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि कई संशोधन किए गए, तो कार्रवाई को लेकर कुछ फर्क पड़ सकता है इस तरह के? जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी डर के वो किसी फैसले को देते थे, तो वो अब निष्पक्ष होके और बगैर डर के, किसी भय के वो देंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी वो निर्णय देते थे जब, तो देने के पहले उनको एक भय रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, जो भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार दे रहा है निर्णय या फैसला, तो उनको एक डर होता था। तो अब वो डर नहीं, उनके डर मुक्त होंगे और इसमें क्योंकि उनके खिलाफ जब एफआईआर नहीं होगी तो वो भी निष्पक्ष होके देंगे। हालांकि निष्पक्ष, उनका कहना तो ये था कि निष्पक्ष होके हम अभी भी देते हैं जी, लेकिन फिर भी एक भय बना रहता था कि कहीं एफआईआर ना हो जाए। तो अब वो उस डर से मुक्त हो गए। बिल्कुल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को लेकर बात की जाए तो न्यायाधीश के रूप में अब भूमिका स्वतंत्र और निर्भीक नजर आने लगेगी अब यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल निर्भीक आएगी और ये एक राज्य सरकार का अच्छा कदम है, जो नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की लंबे समय से मांग थी कि उनको भी, चूंकि उनकी भी अदालत बैठती है, बाकायदा उसी तरह काम होता है जिस तरह जिला न्यायालयों में और दूसरी अन्य न्यायालयों में काम होता है, तो अब उनको भी वही अधिकार मिल गए। तो अब वो निष्पक्ष होके और निडर होके काम को अंजाम देंगे। तो स्वाभाविक है कि जब निष्पक्ष होके देंगे तो जो भी जमीन या राजस्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति न्याय के लिए गया है उस अदालत में, तो उसको भी न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी तक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के द्वारा अपने न्यायालय में दिए गए फैसले पर उमेश जी उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाती थी। इस खबर पर यहीं विराम लेंगे, लेकिन अगली खबर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, जल लूटिंग, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनसाइड राजतंत्र। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेंगे अगली खबर। अब चर्चा करेंगे प्रशासन की खबर की। महू के डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के इसी साल फरवरी में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में अव्यवस्थाओं को लेकर गवर्नर आनंदीबेन पटेल मंच पर ही कुलपति पर जमकर नाराज हुई थी। महू की इसी अव्यवस्था से सबक लेकर राज्यपाल ने समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित करने में एक रूपता लाने के आदेश दे दिए हैं। दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए नियम बनाने को भी राज्यपाल ने कहा है। इसी विषय पर जानकारी लेंगे हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, दीक्षांत समारोह में अक्सर देखा जाता रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों की बात हो, अलग अलग जगहों की बात हो, अलग अलग तरीके से समारोह आयोजित होते रहे, लेकिन जिस तरह से महू में अव्यवस्थाएं देखने को मिली, इसके बाद राज्यपाल की नाराजगी सामने आई, तो अब समानता लाने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, किस तरह देखें इसको? कमर, दरअसल जो विश्वविद्यालय होते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी होती हैं और इनके अपने नियम होते हैं और अपने सारे कानून रहते हैं, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ों का आयोजन करते हैं। इसी तरह दीक्षांत समारोह भी वहाँ पर कुलपति के निर्देश पर आयोजित किया जाता है और उसके लिए जो महू में इसी साल फरवरी में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था और वहाँ पे खासी अव्यवस्था हो गई थी। राज्यपाल इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम करने के तत्काल बाद महू गई थी और वहाँ पर 107 जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को उपाधि दी जाना थी। इसको लेके भारी अव्यवस्था थी कि एक साथ 107 विद्यार्थियों को गवर्नर से उपाधि दिलवा दी गई, जबकि सांकेतिक रूप में 5-7 विद्यार्थियों को राज्यपाल से उपाधि दिलवाई जाती है, बाकी के लोगों को फिर कुलपति दे देते हैं जी। और कई बार ऐसा हो रहा था कि राज्यपाल के सामने ही नाम बार बार रिपीट हो रहे थे, एक ही व्यक्ति, एक ही विद्यार्थी का नाम 2-2, 3-3 बार लिया जा रहा था जी।
मंच पर वो अव्यवस्था हो रही थी, तो इसको लेकर राज्यपाल मंच पर ही कार्यक्रम के दौरान नाराज हुई थी। और इसके बाद फिर हाल ही में राजभवन में प्रदेश के सभी निजी और शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भी थे और उच्च शिक्षा विभाग के सारे आला अफसर भी मौजूद थे। तो वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्पष्ट निर्देश दिए सभी कुलपतियों को भी और उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों को कि जो दीक्षांत समारोह आयोजित होते हैं इसके लिए एक स्ट्रक्चर पारित किया जाए, एक रूपता लाई जाए, हर विश्वविद्यालय में एक समान एक जैसा दीक्षांत समारोह आयोजित हो। इसके लिए पूरे नियम बने कि किस तरह से इसको आयोजित करना है और किस तरह से इसका पूरा संचालन करना है, जिस तरह से आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो जी। तो उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो है दीक्षांत समारोह एक जैसे ही हर विश्वविद्यालय में कराए जाए, जिसमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल। और जिस तरह के कुछ बिंदु तो आपने बता दिए, तो क्या लगता है जिस तरह की अव्यवस्थाएं निकलकर सामने आई थी, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया या कहीं ना कहीं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनकी लापरवाही निकलकर सामने आई, जिसके चलते राज्यपाल के सामने इस तरह की तस्वीर बनती दिखाई थी? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कुलपति और जो वहाँ की इस समारोह की जिम्मेदारी संभाले हुए थे उनकी पूरी गलती थी कि महामहिम जब गवर्नर वहाँ पे हैं कुलाधिपति, तो उनके सामने अव्यवस्था नहीं होना चाहिए और पूरे व्यवस्थित समारोह होना चाहिए, क्योंकि दीक्षांत समारोह एक बड़ा कार्यक्रम होता है और जिसमें गवर्नर शिरकत करती हैं जी। तो लेकिन अब वो चूक हो गई थी और ये चीज उन्होंने भी इस पे नाराजगी जाहिर करी, तो उन्होंने इसी घटना से सबक लेके कि आगे आने वाले किसी भी दीक्षांत समारोह में इस तरह की कोई गलती ना हो भविष्य में, उसमें सुधार करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है कि एक रूपता आए और इसके लिए बाकायदा उच्च शिक्षा विभाग एक नियम बनाए और वो सभी विश्वविद्यालयों में अप्लाइड होंगे कि सभी विश्वविद्यालयों को मानना होगा कि उनको किस तरह से दीक्षांत समारोह को करना है, इसमें एक रूपता लाई जाएगी। कमर इसके अलावा जो राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में दिए जाते थे सर्टिफिकेट और सब चीजें, उसके लिए भी गवर्नर ने जो है व्यवस्था में तब्दीली कर दी है। अब अंतिम वर्ष के जो छात्रों को मार्कशीट देना है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके लिए दीक्षांत समारोह का इंतजार नहीं किया जाएगा, उनको ऑनलाइन ये दे दिया जो है तत्काल जारी कर दी जाएगी। जैसे ही वो एग्जाम को पास करते हैं और उनको मार्कशीट दे दी जाएगी और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट उपाधि का दे दिया जाता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तत्काल जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए दीक्षांत समारोह की किसी तरह की कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है अब ऑनलाइन मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो यदि कोई छात्र ऑनलाइन लेना चाहे तो उसको ऑनलाइन वो तत्काल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेगा। इसके लिए अब दीक्षांत समारोह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षांत समारोह आयोजित होने में समय लग जाता है। तो उस चक्कर में जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में पास आउट हो जाते हैं और जिनको उपाधि मिल जाती है, तो वो दीक्षांत समारोह का इंतजार करते हैं, उनको मार्कशीट नहीं मिल पाती है, प्रोविजनल डिग्री नहीं मिल पाती है। वो कहीं यदि रोजगार के लिए जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना चाहे तो उनको खासी दिक्कत होती थी। तो इसलिए राज्यपाल ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है विद्यार्थियों के लिए। तो उमेश जी, यहाँ पर एक सवाल निकल कर यह आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी कर लेते हैं, पास करते ही फौरन उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाने की बात निकल कर सामने आ रही है, आगामी दिनों में अगर दीक्षांत समारोह होता है तो ऐसे छात्रों के लिए क्या कुछ भूमिका रहेगी? ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जी। जो सर्टिफिकेट है वो दीक्षांत समारोह में ही मिलेगा जी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो जो सर्टिफिकेट की तरह कहीं यदि विद्यार्थी को अपने रोजगार के लिए लगाना है तो वो लगा सकता है और उसकी उसी तरह मान्यता होती है। लेकिन जो मूल सर्टिफिकेट है वो दीक्षांत समारोह में ही मिलेगा। तो इससे उनके काम में भी दिक्कत नहीं आएगी और जब समारोह आयोजित होगा तो विधिवत तरीके से वो विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल उमेश जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है और उन छात्रों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पास आउट तो हो जाते हैं लेकिन रोजगार के लिए अगर कहीं पर उनको अप्लाई करने के दौरान दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है तो अंतिम फाइनल वर्ष की जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता। अब प्रोविजनल रूप में उनको वो मिल जाया करेगा दीक्षांत समारोह में। जब उनको दीक्षांत समारोह होगा तब अलग तरीके से सम्मानित किया जाएगा। और उमेश जी, वक्त कम है, अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त हो चुका है चलते चलते का, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित
प्रसंग को लेकर हम बात करते हैं। आज क्या कुछ प्रसंग सामने आ रहा है? कमर, आईएएस अफसर जो होते हैं जी। वो अपने आप को अक्सर नियम कानून के ऊपर मानते हैं और ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब एक वाकया राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला लोगों को। इसकी खासी चर्चा है आजकल। एक सीनियर आईएएस हैं, उनके बच्चे को वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी। इस बात की जब चूंकि उसका टेस्ट हुआ, सब बाकायदा हुआ, तो ऑन रिकॉर्ड आई ये सारी चीज़ें। तो स्वास्थ्य विभाग के अमले की सूची में सारी चीज़ें दर्ज हुई और जिला प्रशासन की सूची में दर्ज हुई। तो आनन फानन में जैसा कि नियम बने हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों के लिए कि जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनके घर के आसपास बैरिकेड लगा दिया जाता है और सब पूरे वैसे ही किया जाता है जो नियमों में है। तो उसी तरह ये सीनियर आईएएस के घर भी बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन बैरिकेड लगने से ये इतने ज़्यादा नाराज हो गए, इन्होंने तत्काल जो है कलेक्टर को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के अपनी नाराज़गी व्यक्त करी और फिर नतीजा ये हुआ कि आनन फानन में इनके घर के पास से सारे बैरिकेड हटाए गए और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। जी। तो खासे भड़क गए थे नियमों का पालन होने पर। जी। और ये जो दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें, जो सीनियर आईएएस हैं उनकी पत्नी जो है वो आईपीएस हैं। अरे वाह, चलिए बिल्कुल। और इन तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।